बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का कॉर्पोरेट फाइनेंस का 4 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट लेक्चर में कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैश फ्लो हमारा एसेट्स में क्या अहम किरदार अदा करते हैं। किसी भी फर्म के लिए कैश फ्लो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें 4 बहुत अहम चीज़ें होती हैं। एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग या स्टेटमेंट ऑफ चेंज होल्डर इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और 5वीं हमारी नोट्स टू अकाउंट्स होती हैं। तो हमारे किन किन एसेट के यूटिलाइजेशन से हमारा कैश फ्लो हो रहा है ये हमें पता चलता है। फिर कैश फ्लो से हमें क्रेडिटर्स और स्टॉक होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। क्रेडिटर्स के अहमियत के लिए हामिल क्यों होता है? कैश फ्लो के लिए से हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाते हैं। अब जो क्रेडिटर्स या इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वो इस बात को देखता है कि ये अगर मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ, क्या ये शॉर्ट टर्म अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है मुझे वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो एनालाइज करने के लिए कैश फ्लो को देखता है। तो कैश फ्लो क्रेडिटर्स के लिए और स्टॉक होल्डर्स के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसके बाद हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को डिस्कस किया। ऑपरेटिंग कैश फ्लो के पहले हमने इनफ्लो और आउटफ्लो को डिस्कस किया था कि इनफ्लोज क्या होते हैं और आउटफ्लोज क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था स्लाइड के अंदर कि अगर आप ये जो इनफ्लो के सोर्सेस को याद कर लें तो आपके लिए कैश फ्लो को समझने में आसानी होगी। हमारा डिक्रीज इन एनी एसेट हो हमारा इनफ्लो होता है, इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी हो तो हमारा इनफ्लो होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हो तो हमारा इनफ्लो होता है, डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश चार्जेस हो तो हमारा इनफ्लो होता है, सेल ऑफ स्टॉक हो तो हमारा इनफ्लो होता है। अब आउटफ्लो हमारा कैसे होता है? आउटफ्लो हमारा इंक्रीज इन एनी एसेट हो तो हमारा आउटफ्लो होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी हो तो हमारा आउटफ्लो होगा, नेट लॉस हो तो हमारा आउटफ्लो होगा, डिविडेंड पेड हो तो हमारा आउटफ्लो होगा, रीपरचेज और रिटायरमेंट ऑफ स्टॉक हो तो हमारा आउटफ्लो होगा। फिर इसके बाद हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द मेन रेवेन्यू गैदरिंग एक्टिविटीज होती है फॉर ऑफ एन एंटरप्राइज। हम अब किसी भी फर्म के लिए ऑपरेशन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जरिए हम क्या क्या अपना इनफ्लो होता है, क्या क्या हमारा आउटफ्लो होता है, वो हम किसी भी फर्म के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि उन ट्रांजैक्शन को हम डिस्कस करते हैं जिससे कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि किन किन चीजों से आपका इनफ्लो होगा। कैश सेल्स होगा तो हमारा इनफ्लो होगा, रिसीव फ्रॉम डेटर होगा तो हमारा इनफ्लो होगा, हमारा कमीशन एंड फीस होगी तो हमारा इनफ्लो होगा, रॉयल्टी होगी तो हमारा इनफ्लो होगा। आउटफ्लो हमारा किन किन चीजों से होगा? कैश परचेज से हमारा आउटफ्लो होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर से हमारा आउटफ्लो होगा, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से हमारा आउटफ्लो होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस से हमारा आउटफ्लो होगा, इनकम टैक्स से हमारा आउटफ्लो होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से हमारा आउटफ्लो होगा। इसके बाद हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को डिस्कस किया था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में हमारी इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर किन किन चीजों से हमारा इनफ्लो होता है? सेल ऑफ फिक्स एसेट से हमारा इनफ्लो होता है, सेल ऑफ हमारा इन्वेस्टमेंट से इनफ्लो होता है, इंटरेस्ट रिसीव से हमारा इनफ्लो होता है, डिविडेंड रिसीव से हमारा इनफ्लो होता है, वर्किंग कैपिटल रिकवरी से हमारा इनफ्लो होता है। आउटफ्लो हमारा किन चीजों से होता है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट से हमारा आउटफ्लो होता है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमारा आउटफ्लो होता है, वर्किंग कैपिटल से हमारा
आउटफ्लो होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हमने देखा था कि हमने किसी भी फर्म के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड इक्विटी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अहम किरदार अदा करती हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो किन चीजों से होता है? इश्यूज ऑफ शेयर्स इन कैश से हमारा इनफ्लो होता है, इश्यूज ऑफ डिबेंचर इन कैश से हमारा इनफ्लो होता है, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग से हमारा इनफ्लो होता है। आउटफ्लो हमारा किन चीजों से होता है? पेमेंट ऑफ लोन से होता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से होता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड से होता है, इंटरेस्ट पेड से होता है, पेमेंट ऑफ फाइनेंस लीज लायबिलिटी से हमारा आउटफ्लो होता है। जब ये तीनों हमारी एक्टिविटीज हो जाती हैं, इसमें जो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो पॉजिटिव होती है उनको नेगेटिव के साथ एड अप या माइनस करके हमारे पास कैश फ्लो एक्टिविटीज हम सॉल्व कर देते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज के लेक्चर में आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर यू विल एबल टू रेशियो एनालिसिस, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, डेट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मार्केट रेशियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब रेशियो एनालिसिस होता क्या है? मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि ये किसी फर्म के लिए क्यों जरूरी होता है। आपसे अगर कोई आपके मैट्रिक के नंबर पूछे कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स आए हैं, आप उन्हें नंबर बता देते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। आप नंबर बताते हैं, लेट्स सपोज आपके 750 मार्क्स हैं, तो उसका अगला सवाल होगा टोटल कितने मार्क्स थे। आप टोटल मार्क्स भी बता देते हैं तो उसका अगला सवाल होगा कि कितनी परसेंटेज है आपके मार्क्स की। अगर आप किसी को सिर्फ परसेंटेज बता दें कि मेरे मैट्रिक में 60% मार्क्स हैं, तो आपसे अगला सवाल बामुश्किल होगा, 90% चांसेस है वो आपसे अगला सवाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परसेंटेज में या रेशो में बताने से हमें चीजों को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा आसानी होती है। इसी तरह किसी फर्म को समझने के लिए अगर उस फर्म का डाटा रेशो में दिया गया है तो हम उस फर्म को इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। रेशो एनालिसिस इज अ मेथड और प्रोसेस बाय विच रिलेशनशिप ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंप्यूटेड एंड प्रेजेंटेड, इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, is used to interpret the financial statement so the strength and weakness of firm, its historical performance and current financial condition can be determined. ये हम बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर फोकस करते हैं इन्वेस्टर के वो रेशो एनालिसिस किसी भी फर्म की क्या है। Ratio, a mathematical yardstick that measure the relationship between two figures or group of figures which are related to each other and are mutually independent. It can be expressed as pure ratio, percentage or as rate. रेशो हमेशा दो फिगर या दो से ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम रेशो का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन। अब एक रेशो हमने कर ली, वो सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें इन्वेस्टर देखता है, लेकिन इसके जरिए समझने में इन्वेस्टर को या स्टॉक होल्डर्स को ज्यादा आसानी होती है। रेशो इज नॉट एन एंड itself. They are only made to get to know the financial position of an enterprise. Computing ratio does not add any information to the available figures. It only reveals the relationship in a more meaningful way so as to enable us to draw conclusion therefrom. Utility of ratio. रेशो का इस्तेमाल कहाँ होता है? अकाउंटिंग पर्पस के हवाले से अगर हम देखा जाए, रेशो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग रेशो आर वेरी यूजफुल इन असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन
and profitability of an enterprise. However, its utility lies in comparison of the ratio. अब और कहाँ यूज होता है? हमारी अगर सेम इंटरप्राइज है, यानी कि एक कंपनी, उसके और भी बिजनेस हैं, और भी कंपनीज हैं, अब उन कंपनियों को आपस में मुआवजा करें कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट दे रही है या कौन सी कंपनी ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो हमारे लिए ये रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमने अपने अगेंस्ट अपने कंपेटिटर्स को देखना है कि हमारे कंपेटिटर्स हमारे से कितना ज्यादा हमारे ऊपर सबकत हासिल है, उसके लिए भी ये रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करना हो, उसके लिए भी रेशियो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसी तरह इनर सेगमेंट अगर हमने कंपैरिजन करना हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कंपेयर करना कि प्रीवियस ईयर हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी, तब भी हमारी यूटिलिटी ऑफ रेशियो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो यही बात की गई है फॉर द सेम इंटरप्राइज ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कि हम एक इंटरप्राइज को कि उनके सालों साल हर साल क्या परफॉर्मेंस रही, उसके लिए हम रेशियो इस्तेमाल करते हैं। फॉर टू इंटरप्राइज इन द सेम इंडस्ट्री, दो इंटरप्राइजेज उनका सेम क्या आपस में उनका क्या कहते हैं ना यूटिलाइजेशन रही है, उसके लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। वो वन इंटरप्राइज अगेंस्ट इंडस्ट्री एज अ होल, एक ही इंटरप्राइज है लेकिन उसके कंपेटिटर कौन से हैं, उसके लिए हम करते हैं। हम स्टैंडर्ड्स के लिए ये सारा का सारा हम यूटिलिटी ऑफ रेशियो का इस्तेमाल है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, रेशियो की 5 बेसिक क्लासिफिकेशन है: लिक्विडिटी, इक्विटी, डेट, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो एनालिसिस के अंदर हम देखें लिक्विडिटी रेशियो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए या करंट ऑब्लिगेशन के लिए आपकी लिक्विडिटी रेशियो इस्तेमाल होती है। लिवरेज रेशियो आपके डेट एंड इक्विटी से रिलेटेड है बड़ी। अब किसी भी फर्म के अंदर डेट बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। डेट क्या होता है? किस फर्म ने कितना पैसा कंपनी के ओनर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट है और कितना पैसा इन्होंने बाहर से लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है, तो उसके लिए डेट रेशियो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इक्विटी रेशियो हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट्स के ऊपर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अगर कंपनी की क्या कहते हैं ना परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है। हम रेशियो को 3 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो रेशियो में करते हैं, परसेंटेज में करते हैं, और तीसरा उन्हें डॉलर में करते हैं। कैटेगरीज ऑफ रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो हमारी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इक्विटी हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी हमारे इनकम और अदर वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मार्केट रेशियो हमारी रिलेटिव टू मेरिट्स ऑफ स्टॉक इन द मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये एक कंपनी की एग्जांपल दी गई है आपके सामने। ये इनकम स्टेटमेंट है, ये उसकी बैलेंस शीट है। अब हम इन रेशियो को 1 बाय 1 मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि कुछ रेशियोज के हमने चीजें इनकम स्टेटमेंट और कुछ चीजों हमने बैलेंस शीट से लेनी है। अब सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आती हैं, करंट रेशियो आती है और हमारी क्विक एसेट रेशियो आती है। करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाया था, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिखाई थी। अब करंट एसेट हमारे कहां पर अवेलेबल होते हैं? करंट एसेट हमें कंपनी की बैलेंस शीट से मिलेंगे। ये कंपनी की बैलेंस शीट से हमने करंट एसेट लिए। करंट लायबिलिटीज में हमें कंपनी की बैलेंस शीट से मिलेगी। हमने करंट लायबिलिटीज लिए और इनको डिवाइड किया तो हमारे पास ये करंट रेशियो निकल आई।
करंट रेशो हम क्यों मुहैया करते हैं? हम करंट हम ये देखते हैं कि कितने जल्दी कंपनी के ये एसेट कंपनी के करंट एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद करंट रेशो के बाद हमारे पास क्विक एसेट रेशो होती है। क्विक एसेट रेशो के अंदर हमारे पास करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री करंट लायबिलिटीज होती है। अब देखें, आपके इन्वेंट्री आपका करंट एसेट का पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट नहीं होती। क्यों नहीं पार्ट होती? क्योंकि उस इन्वेंट्री को बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होती। तो क्विक एसेट रेशो के अंदर हम इन्वेंट्रीज को, ऐसी फर्म जहां पर इन्वेंट्री इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होती, वहां पर हम इसको माइनस कर देते हैं। तो करंट क्विक रेशो का फार्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट हमारे पास दिए गए थे हमारे पास बैलेंस शीट में, इन्वेंट्री भी हमारे पास बैलेंस शीट में मिलेगी, करंट लायबिलिटीज भी हमें बैलेंस शीट में मिलेगी। तो इस तरीके से हमने क्विक रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। क्विक रेशो फाइंड आउट करने के बाद आगे आता है एक्टिविटी रेशो। अब एक्टिविटी रेशो के अंदर हमने पहले बात की थी कि हमारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज एक्टिविटीज को हम एक्टिविटी रेशो के अंदर दिखते हैं। अब एक्टिविटी रेशो के अंदर सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर है। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। आपके ये नजर आ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें कहां से मिलेगा? हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा। और इन्वेंट्री हमें कहां से मिलेगी? हमें इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट से ही मिलेगी। हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इन्वेंट्री को फाइंड आउट करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर आएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर के बाद एवरी कलेक्शन पीरियड है। अब देखें, आज के दौर में जब तक एक फर्म कलेक्शन नहीं करेगी तो पेमेंट नहीं करेगी। किसी भी फर्म के कलेक्शन पीरियड का इन्हिसार उसके फर्म्स की पॉलिसीज, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पर है। अगर फर्म की पॉलिसीज अच्छी हैं तो उसका कलेक्शन पीरियड अच्छा है। अब एक फर्म है, उसके कलेक्शन पीरियड है 50 डेज लेट्स सपोज। अब वो जो पेमेंट होगी वो 50 डेज के बाद ही करेगी ना। जब तक उसको रिसीव नहीं होंगे तो वो पेमेंट कैसे करेगी? हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं। वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम इसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अब एवरी कलेक्शन पीरियड का फार्मूला है अकाउंट रिसीवेबल ओवर एवरी सेल्स पर डे। अकाउंट रिसीवेबल हमें कहां से मिलेगा? हमें बैलेंस शीट से मिलेगा। बैलेंस शीट से हम अकाउंट रिसीवेबल फाइंड आउट करेंगे। और एवरी सेल्स हमें कैसे मिलेंगे? हमारे जो एनुअल सेल्स होंगे। और एनुअल सेल्स हमें कहां से मिलती है? इनकम स्टेटमेंट से। हम इनको 365 डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरी सेल्स पर डे आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल हमें ऑलरेडी मिले होंगे, हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एवरी कलेक्शन पीरियड के बाद एवरेज पेमेंट पीरियड आता है। एवरी पेमेंट पीरियड क्या का ताल्लुक हमारी पेमेंट से है। पेमेंट का ताल्लुक कैसे रिप्रेजेंट होता है? अकाउंट्स पेबल के से रिप्रेजेंट होता है। अकाउंट्स एवरी पेमेंट पीरियड इक्वल टू अकाउंट पेबल ओवर एवरेज परचेज पर डे। अकाउंट पेबल हमें कहां से मिलेगा? अकाउंट पेबल हम आराम से बैलेंस शीट के अंदर फाइंड आउट करते हैं। और एवरी परचेज भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। और इस तरीके से हम एवरेज पेमेंट पीरियड फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद आता है टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेल्स ओवर टोटल एसेट्स, हमारे सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट करेंगे। हमारे टोटल एसेट टर्नओवर हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल एसेट टर्नओवर कंप्लीट करने के बाद हमारी एक्टिविटी रेशियो कंप्लीट होती है। एक्टिविटी रेशियो के बाद हमारा डेट रेशियो आती है। अब डेट क्या होता है? मैंने पहले बताया था, डेट वो लोन होता है कि हम जो फर्म अपने ऑपरेशंस एक्टिविटीज के लिए या अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम बारो करते हैं। तो डेट किसी भी फर्म के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का अमल होता है। डेट रेशियो हमें बताता है कि कितना पोर्शन हमारे एसेट्स में से हमने बारो किया हुआ है या वो लीज का पोर्शन है। डेट रेशियो हमारा टोटल एबिलिटीज ओवर टोटल एसेट, हमारा डेट रेशियो फाइंड आउट हो जाता है। अब टोटल एबिलिटीज आपको कहां से मिलेंगे? बैलेंस शीट से। टोटल एसेट कहां से मिलेंगे? आपको बैलेंस शीट से।
अब जब ये फाइंड आउट करेंगे तो इस मीन ये फर्म इतने परसेंट अपना डेट के ऊपर वर्क कर रही है। डेट रेशियो के बाद हमारे पास आता है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो क्या होता है कि हम इसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कहते हैं। इसके थ्रू हम किसी भी फर्म एबिलिटी के कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट का हम फाइंड आउट करते हैं। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो का फार्मूला EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टैक्सेस करेंगे तो हमारे पास टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो होंगे। इसके बाद फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो है। फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो हम किस लिए फाइंड आउट करते हैं? हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं कि फर्म्स अपने फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन को कैसे कवर अप कर रही होती है। ये फिक्स पेमेंट कवरेज के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस लीज पेमेंट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट प्लस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स। ये हम फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। फिक्स पेमेंट डेट रेशियो के अंदर ये चीजें आती थी। हमारी डेट रेशियो आती थी, फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो आती थी और टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो आती है। फिर उसके बाद हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हमारे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आता है। कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल। अब सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद हमारा एपीएस आ जाता है। एपीएस अर्निंग पर शेयर्स है। आपको पता है किसी भी फर्म्स के अंदर शेयर्स बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि शेयर्स में जो इंटरेस्ट होता है वो स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है। अब उनको शेयर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो वो लाजमी बात है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस फर्म के अंदर करेंगे। तो अर्निंग पर शेयर्स के अंदर हम इस चीज को देख रहे होते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कॉमन आउटस्टैंडिंग। फिर रिटर्न ऑन टोटल एसेट। रिटर्न ऑन टोटल एसेट अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट करेंगे तो हमारा रिटर्न ऑन टोटल एसेट होंगे। ये सारी रेशो हैं। आपने पहले इसको रीड भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। इस सारी रेशो को मैंने गो थ्रू कर दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये तमाम रेशो समझ आ गए। आपका सबसे पहले इन रेशो का फार्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए, फिर आपको ये रेशो समझने में और इनको सॉल्व करने में आसानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी बात को लेकर, इन्हीं रेशोस को लेकर आगे चलेंगे और आगे मजीद रेशो को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।